www.bbc.com पर। इंसान का घर और क्या भगवान का घर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। एक एक फ्रेम को देखते जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सभी चोर कितनी तैयारी से आए थे और क्या कुछ लूट कर ले गए। सबसे पहले मंदिर के चौकीदार को देखिए, आहट होते ही वो उठ जाता है, टॉर्च संभालता है, लेकिन तब तक एक चोर डंडा लिए उसकी ओर लपकता है। चौकीदार बचाव कर पाता कि दूसरा चोर धारदार हथियार लेकर उसकी ओर दौड़ता है। चौकीदार समझ जाता है कि हिम्मत दिखाना बेकार है, लिहाजा वो सरेंडर कर देता है और चोर उसे शांत रहने का इशारा कर रजाई और कंबल से इस कदर ढक देते हैं कि वो कुछ देख न सके। चौकीदार को निपटाकर चोर मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। दरवाजे के पास वाले दान पात्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते। फिर दूसरी तरफ के दान पात्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे भी तोड़ नहीं पाते। इसके बाद तीनों चोर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति की ओर बढ़ते हैं, वहां से कुछ उठाते हैं, फिर मूर्ति के पीछे चले जाते हैं और कुछ देर बाद सभी वहां से निकल भी आते हैं। इन चोरों के जाने के बहुत देर बाद चौकीदार निकलता है और वो लोगों को चोरी की खबर देता है। बाद में जांच के बाद पता चलता है कि चोर भगवान पार्श्वनाथ का चांदी का मुकुट, जिसका वजन करीब आधा किलो था, उसे अपने साथ ले गए। पुलिस अब इन सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर चोरों की तलाश में लगी है। श्री गंगानगर में खुली बाइक पार्क करना और उस पर ध्यान न रखना कितना भारी पड़ सकता है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों से साफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस सीसीटीवी तस्वीर को। ये तस्वीर गोदारा कॉलेज के बाहर की है। देखिए, एक बाइक खुले में पार्क है। देर रात एक बाइक पर सवार 3 लोग यहाँ पहुँचते हैं। तीनों में से एक शख्स नीचे उतरता है और इस बाइक पर बैठ जाता है। पहले वो उसमें मास्टर की लगाता है, फिर कुछ दूर के बाद वो गाड़ी का लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है। लॉक खुलते ही उसके दोनों साथी वहां से निकल पड़ते हैं और वो शातिर चोर भी बाइक लेकर फुर्र हो जाता है। आपको बता दें कि श्री गंगानगर में इन दिनों बाइक चोर गिरोह सक्रिय है और बाइक चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस भी इस बाइक चोर गिरोह को सलाखों के पीछे पहुँचाने में नाकाम रही है। चूरू की बकरा मंडी में बुधवार को जो बवाल मचा था, उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन वायरल तस्वीरों में दोनों गुट एक दूसरे पर लाठियों से ताबड़तोड़ प्रहार करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बकरा बेचने को लेकर व्यापारियों के 2 गुटों में पहले तो कहासुनी हुई और फिर ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ ही देर में दोनों गुटों के लोग लाठी लेकर पहुंच गए और एक दूसरे पर जानलेवा प्रहार करने लगे। आपको बता दें कि इस लाठी भाटा जंग में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजकीय भर्तिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने के साथ साथ पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बीच सड़क पर पलटी खाई ट्रैक्टर में इस कदर आग भड़की कि ट्रैक्टर चालक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वो इस आग में जिंदा जल गया। ट्रैक्टर में लगी आग की ये तस्वीर जोधपुर के भांडू फिंच रोड से आई है। यहाँ गुरुवार की शाम किसी गाड़ी की टक्कर से ट्रैक्टर टैंकर पलट गया और टैंकर फटने से उसमें भरा डीजल सड़क पर बिखर गया। इससे पहले कि ट्रैक्टर चालक बाहर निकल पाता, उसे मदद मिल पाती, स्पार्किंग की वजह से ट्रैक्टर में आग लग गई और ट्रैक्टर ड्राइवर जिंदा ही जल गया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हादसे में जिस ड्राइवर की जान गई है वो पास के ही जोलिया याली गांव का रहने वाला था और उसका नाम राजू राम बेनीवाल था। भांडू से फींच रोड पे भांडू से मात्र 500 मीटर दूर एक पुल के अंदर ट्रैक्टर पलटी होने से ट्रैक्टर में आग लग गई और ट्रैक्टर के नीचे एक आदमी था, वो जिंदा जल गया और आदमी का नाम राजू राम बेनीवाल था। गांव जोलियाली, उम्र 50 या 55 साल था। ओमेंड कंपनी का ट्रैक्टर था और भांडू से फींच रोड बन रही थी, उसमें पानी डालने के लिए गया हुआ था। वापस अपने कैंप में भांडू की तरफ जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें बाड़मेर के गहरा रोड तहसील से आई हैं, जहां एक पुरानी बेरी यानी कुएं की साफ सफाई और मरम्मत के दौरान मिट्टी ढह जाने से 4 लोग दब गए थे और इन चारों में से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया।
बताया जा रहा है कि गहरा रोड तहसील क्षेत्र के रोहीडाला गांव में एक ओपन वेल की मरम्मत के लिए कुछ मजदूर नीचे उतरे थे। मरम्मत करने के दौरान ही एकाएक मिट्टी ढह गई और मिट्टी ढहने से सभी मजदूर अंदर ही दब गए। इस दौरान बाहर खड़े लोगों ने चिल्लाकर पड़ोस के लोगों को बुलाया और इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन कुएं की गहराई ज्यादा होने की वजह से बाकी 2 लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका। उन दोनों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और फिर जेसीबी की मदद से खुदाई का काम शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में गश्त पर निकले इन पुलिस वालों का मकसद उन दुकानदारों को समझाना है जो अपना सामान दुकान के बाहर लगाकर सरकारी जमीन, सड़क और गलियों में अतिक्रमण करते हैं। पिछले कई दिनों से अलवर के पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ दुकानदार दुकान से बाहर अपना सामान बेचने के लिए रखते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले पैदल लोगों के साथ साथ गाड़ी चलाने वालों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी शिकायत की जांच के लिए वो यातायात विभाग के अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त और तहसीलदार के साथ शहर के व्यस्त बाजार में गश्त पर निकले। इस दौरान वो बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारी दुकानदारों से भी मिले। पुलिस अधीक्षक ने अपनी गश्त के दौरान फिलहाल तो इन दुकानदारों को ये समझा दिया है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है और अगर बात नहीं मानी तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में जनरली हमने देखा है कि होप सर्कस और क्लॉक टावर इसके आसपास काफ़ी अतिक्रमण की समस्या रहती है और दुकान वाले भी इंक्रोच करके बाहर तक अपनी दुकानें रखते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो उसको देखते हुए आज मैंने स्वयं SHO साहब, कमिश्नर परिषद, तहसीलदार साहब और जाब्ते के साथ हमने पूरा गश्त किया और देखा कि कहाँ इंक्रोचमेंट है। लोगों को आज समझाइश की गई। पिंक सिटी में मेयर बनाम मेयर। राजधानी जयपुर में 2 नगर निगम बनाने का फैसला शायद ये सोचकर किया गया था कि राजधानी का विकास कुछ बेहतर ढंग से हो पाएगा, लेकिन इस फैसले से दोनों नगर निगमों के बीच विवाद की शुरुआत हो गई है। ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने हेरिटेज नगर निगम को ज्यादा संसाधन देने का पहले आरोप लगाया, तो बाद में वो अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने हेरिटेज नगर निगम इलाके में पहुंच गई, जिससे हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर और उनके बीच जुबानी जंग की शुरुआत हो गई। लेकिन अब की बार एक बार फिर ये जंग शुरू हुई है और उसकी वजह बना है नगर निगम का सभासद भवन। दरअसल हेरिटेज नगर निगम का मुख्यालय पुराने पुलिस मुख्यालय के भवन में है, लेकिन वहां साधारण सभा करने के लिए कोई सभासद भवन नहीं है। ऐसे में हेरिटेज नगर निगम की 11 जनवरी को होने वाली साधारण सभा ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय स्थित सभासद भवन में होगी। ऐसे में अब ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनके निगम का नाम ही ग्रेटर नहीं है, बल्कि दिल भी ग्रेट है। वो सीमा विवाद में भी नहीं उलझेंगी। हम है हमारा ग्रेटर, वैसे हम ग्रेट भी हैं, हमारे दिल भी बहुत ग्रेट हैं, तो हम सीमा विवाद और इस तरह की बातें नहीं करते हैं। हमारा जो हॉल बना हुआ है उसमें आइए, बिल्कुल स्वागत है उनका, मीटिंग कीजिए, क्योंकि पार्षदों से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। उनके विकास कार्य होने चाहिए, उनको नए जो भी प्रस्ताव है वो पारित होने चाहिए। विवाद की कोई बात नहीं है, हमने परमिशन ली है। बाकायदा विवाद उनमें होता है जो झगड़े चाहते हैं, हम नियम के कानून के तहत हमने उनसे परमिशन लिया, उन्होंने हमें परमिशन दी है, तब हम वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। 204 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर भूमाफिया के खिलाफ मुहिम की शुरुआत करने वाला जेडीए भूमाफिया पर शिकंजा कसने की पुख्ता तैयारी कर चुका है। साथ ही आमजन को इन भूमाफिया के चंगुल में फंसने से पहले चेताने की भी कोशिश कर रहा है। इसके लिए जेडीए ब्लैक लिस्टेड डेवलपर्स और अवैध कॉलोनियों की सूची ऑनलाइन करेगा। जो कॉलोनीज पे कार्रवाई की जाती है, मौके पे सड़कें हटाई जाती है, उनकी सूची एक ब्लैक लिस्ट जेडीए की वेबसाइट पे डालने का निर्णय लिया है। जिस तमाम सावधानियों का पालन कर आप न सिर्फ भूमाफिया के बुने जाल से बच सकते हैं, बल्कि अपनी जीवन भर की जमा पूंजी भी बचा सकते हैं, घर का अपना सपना साकार कर सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। खेल प्रेमियों का सपना होगा साकार। बरकतुल्ला खान स्टेडियम हो रहा तैयार। शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल कराने की जोधपुर वासियों की मांग पर जल्द मुहर लगने वाली है।
जी हां, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जोधपुर विकास प्राधिकरण शहर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम को इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत विकसित करने में जुट चुका है। मगर अभी जो ये काम चालू हो रहा है, अभी हमें जिला प्रशासन ने बताया ये अपने स्तर पे लगभग 5.5 वो कर रहे हैं। उस 9 करोड़ के अलावा खुद जेडीए अपनी तरफ से ये पैसा। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के मुताबिक 16.5 करोड़ में बरकतुल्ला खान स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के आयोजन के लिए तैयार हो जाएगा। जेडीए 6 महीने में तमाम विकास कार्य पूरा कर बीसीसीआई को स्टेडियम के निरीक्षण के लिए बुलाएगी। 20 साल पहले का स्टेडियम और 20 साल बाद में अपन अप्रूवल लेने जा रहे हैं बीसीसीआई से, रात दिन का अंतर है। एक ढांचा खड़ा है, आप ये मानिए, और बहुत अच्छा खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम दर्शक क्षमता के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में करीब 45,000 दर्शक मैच का लुत्फ ले सकते हैं। अब गजराज का कोरोना टेस्ट। हारेगा कोरोना, जीतेगा गजराज। राजधानी जयपुर के आमेर के हाथी गांव में हाथियों का जो साल में 2 बार फिटनेस और हेल्थ चेकअप किया जाता है, वो शुरू कर दिया गया है। जी हां, महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुना होगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लिहाजा इंसान तो इंसान, अब गजराज भी इस लड़ाई में पीछे नहीं। जयपुर के हाथी गांव में 90 हाथियों का कोरोना टेस्ट चल रहा है। बाकायदा जयपुर के मेडिकल बोर्ड यहां पहुंची है और हाथियों के ब्लड, यूरिन, लीद और फीकल के सैंपल लेकर इनके सेहत की जांच की जा रही है। 3 दिन तक ये जांच की जाएगी। सर, इनका ब्लड सैंपल, फीकल सैंपल लिया जा रहा है ताकि नॉर्मल इनकी हेल्थ चेकअप, इनकी आईज का जांच की जा रही है, स्किन की जांच की जा रही है, और ये 3 दिन कैंप चलेगा। अभी हमारे 90 हाथी हैं। हम उन हाथियों का हर साल में 6 महीने का कैंप लगाते हैं। उसको हमारे डॉक्टर वगैरह पूरी टीम होती है और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम होती है। पूरा हम लोग उसका डॉक्टर लोगों से चेकअप कराते हैं। लॉकडाउन के दौरान चहल पहल कम होने से हाथी थोड़े सुस्त नजर आने लगे थे और इनकी सेहत को लेकर भी कई सवाल उठने लगे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जयपुर में हाथियों के स्वास्थ्य की जांच की गई थी। उसके बाद अब यहां बुधवार से फिर हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया गया है, जिसमें टीबी, त्वचा में संक्रमण, पेट में कीड़ों की समस्या का परीक्षण किया गया। राहत की बात यह रही कि इस साल हाथियों की त्वचा में सुधार देखा गया और पेट में कीड़ों की समस्या भी पहले से कम हुई है। की आत्मा में बसे इस संगीत और उसकी पहचान रेत के जरिए सैलानियों से राजस्थान आने की अपील की जा रही है। तीर्थ नगरी पुष्कर में सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने रेतीले धुरों पर जो कलाकृति उकेरी है, उसका मकसद भी यही है कि कोरोना की वजह से हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला राजस्थान, जो आजकल सूना सूना सा लग रहा है, वहां फिर सैलानी घूमने आ सकें। इस वक्त कोरोना गाइडलाइंस की वजह से बहुत कम सैलानी राजस्थान आ रहे हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग की ओर से सैंड आर्ट के जरिए पधारो मारे देश की थीम पर पर्यटकों से राजस्थान आने की अपील की जा रही है। पुष्कर के रेतीले दौरों में राजस्थान पर्यटन की ओर से सैंड आर्ट बनाकर सभी पर्यटकों का स्वागत, अभिनंदन किया है। साथ ही इस आर्ट के जरिए हम सभी पर्यटकों से आग्रह कर रहे हैं कि पूर्णतः कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए राजस्थान पधारें। राजस्थान पर्यटन पुनः सभी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है, पूर्ण रूप से तत्पर है। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रचना तब की है जब देशवासी लंबे लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में कैद थे। ऐसे बुरे दौर में जालौर के भाई बहन ने वो कर दिखाया जिसकी इनके परिजनों ने भी उम्मीद नहीं की थी।
9 वर्ष के माधव और 6 साल की अर्चना ने दूरदर्शन पर रामायण देखकर रामायण लिखने का संकल्प लिया। हमको सबसे सर्वप्रथम रामायण पहले तो देखी, फिर उसके बाद हमारा मन हुआ कि पढ़ते हैं, तो 3 बार मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद हमारी इच्छा हुई कि हम लिख दे तो हाथों से, तो हमने हाथों से लिखी संपूर्ण रामचरितमानस। इसके लिए हमें 8 माह का समय लगा। भाई बहन ने न सिर्फ समय का सदुपयोग किया बल्कि समाज के समक्ष आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने का भी काम किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बाकी लोगों को भी इन बच्चों से ऐसे समय के सदुपयोग को जरूर सीखना चाहिए। तोड़ने के मामले पर बवाल बढ़ गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है और एक बार फिर उसके नेता और कार्यकर्ता राम तीर्थम मंदिर जाने के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन 3 दिन पहले के ही तरह इस बार भी पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता तो राम तीर्थम मंदिर के बहुत नजदीक तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया और उन्हें खींच कर अपनी गाड़ी में बैठाया। कुछ नेता तो मंदिर से कुछ दूर सड़क पर बैठ गए और अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें जबरन वहां से हटाना शुरू किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच की ये जंग लंबी चली, क्योंकि मंदिर जाने के जोश में सड़कों पर उतरे इन लोगों ने हार नहीं मानी। वो जय श्री राम के नारे लगाते रहे और पुलिस के साथ संघर्ष करते रहे। एक नेता तो सड़क पर इस कदर बैठे कि पुलिस वालों के लिए उन्हें हटाना मुश्किल हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में पुलिस से मना किया कि वो उन्हें हाथ लगाने के बारे में भी न सोचें। नेताजी की इस नौटंकी पर पहले तो पुलिस वालों ने उन्हें बहुत समझाया और जब वो नहीं माने तो वो उन्हें जबरदस्ती गाड़ी तक ले गए और उसमें उन्हें ऐसे बिठाया जैसे गाड़ी में सामान ठूस रहे हों। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां गिरिराज परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया गया कि परिक्रमा के रास्ते में मौजूद दुकानदारों से उनकी किसी बात पर बहस हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में साफ दिखा कि एक के बाद एक कई लोग वहां पहुंचे और श्रद्धालुओं की तबीयत से पिटाई की। कुछ ही देर में मंदिर के सामने की सड़क पर कोहराम मच गया। पुलिस वालों के सामने भी ये हंगामा थमा नहीं। इसके बाद आरएसएस के एक नेता के सुरक्षाकर्मी वहां आए और बीच बचाव कर मामला सुलझाया। श्रद्धालुओं ने अपने साथ हुई ज्यादती पर जमकर खींच भी जताई। इस हंगामे की वजह से परिक्रमा मार्ग पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। यूपी के प्रतापगढ़ में दुस्साहसी लुटेरों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान पर लूट की वारदात कर पुलिस को सीधी चुनौती दे दी। मामला घंटाघर के श्याम बिहारी गली का है, जहां पर सुरेश सोनी नाम के व्यापारी ने अपनी दुकान खोली ही थी कि तभी बाइक पर सवार होकर आए हथियारबंद 5 बदमाश धनाते हुए दुकान में घुसे और दुकान मालिक को पिस्टल के दम पर कब्जे में कर लिया और करीब 90 लाख के आभूषण बैग में भर लिए। साथ ही दुकान में रखी करीब 5000 की नकदी भी लूट ली और मौके से फरार हो गए। पहचान से सब मुंह में गमछा बांधे हुए थे, लगा हुआ था। बाकी हम आए थे, बैठे थे, अपना वो आए कट्टा निकाले, बोले कुछ बोलना मत, शांति बैठे रहो, बाकी अपना सामान वामान लेके। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश दुकान में घुसते और वारदात करते दिखाई दे रहे हैं। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े वारदात से व्यापारियों में आक्रोश भी देखा गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और भरोसा दिया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में लगातार 4 दिन तक हुई बर्फबारी ने 3 लोगों की जान ले ली और बर्फबारी थमने के बाद लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई। भारी बर्फबारी की वजह से 4 दिन तक सब कुछ ठप पड़ा हुआ था और जब बर्फ गिरनी बंद हुई तो लोगों के सामने बंद पड़े रास्तों को खोलने की चुनौती खड़ी हो गई, जिसके लिए शोपियां के लोगों ने खुद ही कमान संभाली और हड्डियों को जवा देने वाली ठंड में रास्ते खोलने के लिए उतर पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में रास्ते पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की परत जमी नजर आई। उस बर्फ को हटाने के लिए गांव के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी मैदान में उतर गए। ऐसा करने के पीछे उन्होंने खुद की मजबूरी भी बताई। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया फोन के जरिए ज़बानी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं। श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों के हालात शोपियां से बेहतर दिखे, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों की परेशानी जस की तस बनी रही।
ये वो इलाके हैं जिनमें बर्फ हटाने के लिए बड़ी मशीनें नहीं जा सकती। ऐसे ही एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में एक ऑटो को धक्का मारकर निकालते देखा गया। अभी भी लोग मुश्किलात में हैं। हालांकि जो बड़ी सड़कें हैं उनसे बर्फ हटाई गई, लेकिन जो अंदर की सड़कें हैं, गली कोचे हैं, वहां से बर्फ नहीं हटाई गई। बर्फबारी थमने के बाद कश्मीर के एक इलाके में फंसी एम्बुलेंस को निकालने का वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि उस एम्बुलेंस में एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन फिसलन वाले रास्ते पर वो एम्बुलेंस फंस गई। लोगों ने किसी तरह धक्का मारकर उसे निकाला और फिर मरीज को एक ट्रक में बिठाकर अस्पताल भेजा गया।